नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र सीरीज के अंतर्गत साइंस घटना चक्र, जिसमें हम लोग बायोलॉजी का पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें हम लोग कुछ चैप्टर कर चुके हैं, जिसका आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। अगला चैप्टर है कोशिका, और इसमें हम लोग पहले नोट्स देखते हैं कि नोट्स में क्या फैक्ट दिए गए हैं। कोशिका जीवधारियों की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई है। इसमें प्रायः स्वतः जनन की क्षमता होती है। ठीक, कोशिका सिद्धांत सलाइलेन तथा स्वान नामक वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया था। जीवधारियों में दो प्रकार के कोशिकाएं यथा प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती हैं। सभी जीवधारियों में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला, केंद्रिका, कला युक्त कोशिकांग इत्यादि नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला, केंद्रिका और कला युक्त कोशिकांग इत्यादि नहीं पाए जाते। इनमें आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, परंतु इसमें हिस्टोन प्रोटीन संयुक्त नहीं होती है। इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है। इस प्रकार की कोशिकाएं जीवाणुओं एवं नील हरित शैवालों में पाई जाती हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है जीवाणु एवं नील हरित शैवालों से संबंधित है। अगला है इसमें यूकेरियोटिक कोशिका। यूकेरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रिका, कला युक्त कोशिकांग इत्यादि उपस्थित होते हैं। इसमें केंद्रक भी होता है, केंद्रिका भी होता है और कलायुक्त कोशिकांग भी इत्यादि उपस्थित होते हैं। इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है यूकेरियोटिक में। इस प्रकार की कोशिकाएं पेड़ पौधों, जंतुओं और शैवालों इत्यादि में पाई जाती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है, क्योंकि इसकी कोशिका में बाह्य आवरण या जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं, कोशिका भित्ति कहलाता है, बाह्य आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं, जो कि हरे पौधों में मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ये जो है पादप कोशिकाओं में पाई जाती है सेल वॉल, और जो मुख्यतः जो है सेलुलोज से बना होता है, जबकि जंतु कोशिका में सेल वॉल जो है अनुपस्थित होता है। इसके अलावा जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है, जो कि पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो जंतु में नहीं पाया जाता, और कोशिका भित्ति जो है जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। दो चीज़ें हो गया जो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली क्या है? एक अर्धपारगम्य झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीवद्रव्य को घेरे रहती है। रॉबर्टसन द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा मध्य परत लिपिड द्वारा निर्मित होती है। वर्तमान में शिंगर और निकोलसन द्वारा प्रस्तुत अवधारणा सर्वाधिक मान्य है। इसके अनुसार कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड की दो परतें होती हैं, जिनके बीच बीच में कुछ प्रोटीन होते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। एक अंतःद्रवी जालिका की कला से राइबोसोम लगे रहते हैं तथा ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल होते हैं। राइबोसोम में ही जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। राइबोसोम का प्रोटीन फैक्ट्री, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर से सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिका के कोशिका द्रव में बिखरे हुए कला युक्त कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका एवं कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन से संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। चूँकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका श्वसन में अधिकतम एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र है। यह चक्र कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। क्रेब्स चक्र, इस चक्र का खोज हैंस क्रेब्स ने 1937 में की थी। क्लोरोप्लास्ट क्या है?
में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में ही। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह बढ़त पत्तों के हरे रंग का कारण है। पत्तों में जो हरे रंग का कारण क्लोरोप्लास्ट होता है। ग्लाजी बॉडी या ग्लाजी कॉम्प्लेक्स ग्लाजी उपकरण के नाम से भी जाना जाता है। इसका सर्वप्रथम अन्वेषण कैमिलो गाल्जी ने 1898 ईस्वी में किया था। इसकी क्रियात्मक इकाई को सिस्टर्नी कहते हैं। इसकी क्रियात्मक इकाई को सिस्टर्नी कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती सुसाइड बैग कहते हैं। लाइसोसोम को पे जाके सेल का डेथ होता है, इसलिए सुसाइड बैग कहा जाता है। इसमें बहुत से जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो अम्लीय माध्यम में कार्य करते हैं। ये एंजाइम लाइसोसोम की कला के फट जाने पर बाहर आ जाते हैं तथा कोशिका के सभी घटकों को जल अपघटन क्रिया द्वारा पचा डालते हैं। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। केंद्रक की खोज एक कोशिका में प्राय एक केंद्रक होता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। इसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाए जाते हैं। इसका प्रमुख कार्य जीवों में पैतृक लक्षणों को संतान में भेजना होता है। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने किया था तथा डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। डबल हेलिक्स मॉडल जो है फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन ने किया था, जबकि डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने किया था। डीएनए का आनुवांशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जनपत्री की भांति जनकों से संतानों में ले जाता है। यह नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवण कोशिकाओं में भी पाया जाता है। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी पाई जाती है, मतलब 46। पुरुषों में 44 प्लस XY जबकि महिलाओं में 44 प्लस XX गुणसूत्र होते हैं। पुरुष स्त्री में 22 जोड़े 44 गुणसूत्र ऑटोसोम्स होते हैं, जबकि 23वां गुणसूत्र पुरुष में XY तथा महिला में XX होता है, जिन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। जनक माता से जिस संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र बनता है और जिसे XX गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्री बनती है। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु में कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को एपोप्टोसिस कहते हैं। यह भ्रूणीय विकास तथा अंगों के प्रतिविकास के समझ होता है। दोस्तों, इसका जो है प्रश्न जो भी नोट्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं, इस पर आधारित जो भी प्रश्न आए हुए हैं अभी तक एग्जाम में। तो पहला प्रश्न है इसमें, नाभिक के अलावा कोशिका को किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ये नाभिक के अलावा कहाँ पे और डीएनए पाया जाता है? तो नाभिक के अलावा जो है माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। केंद्रक के अलावा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी। नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, जो कि एक आनुवांशिक पदार्थ है तथा जीवों के लक्षणों को संकेत सूचनाओं को जनपत्री की भांति जनकों से संतानों में ले जाता है। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने किया था और डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल का जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा में एटीपी में बदलती है। तो सौर ऊर्जा जो है एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह बनक पत्तों के हरे रंग का कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताना कौन सा कथन सही है। तो दिया है कि प्रायश लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं हैं, ये गलत है। माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है, ये भी गलत है। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बनते हैं, ये सही है। जबकि रिकेटिसिया में कोशिका भित्ति नहीं होती, ये गलत है। पादप कोशिका अविकल्पी परजीवी होते हैं जो सिर्फ पोषी कोशिकाओं के अंदर ही वृद्धि एवं प्रजनन करते हैं। इनमें केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए पाया जाता है जो कि द्विबलयक या एक बलयक होता है।
न्यूक्लिक अम्ल एक प्रोटीन आवरण द्वारा घिरा होता है। अन्य प्रश्नगत कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। तो साधारण मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी। ठीक। पुरुषों में 44 + XY, जबकि स्त्रियों में 44 XX गुणसूत्र होते हैं। पुरुष तथा स्त्री में 22 जोड़े गुणसूत्र, 44 ऑटोसोम्स होते हैं, जबकि 23वां जो गुणसूत्र होता है पुरुष में XY होता है, जबकि महिला में वो XX होता है, जिन्हें लिंग गुणसूत्र सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। जनक पेरेंट्स से जिस संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं वो पुत्र बनता है, जो XX होते हैं तो पुत्री होती है। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या क्या है? तो मानव शरीर में की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या 23 होती है, 23 जोड़ी, टोटल 46। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन होता रहता है। वैज्ञानिक वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवादी कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में असाधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं, जिससे उनमें भिन्नताएं बढ़ जाती हैं। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? तो किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते बताना है। तो छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते। छिपकली की अनेक प्रजाति सहित अनेक सरीसृप में लिंग गुणसूत्र नहीं होते। छिपकली के साथ और भी सरीसृप के प्रजाति हैं जिनमें लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। इनमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो जो है जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है। तो बी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि इसकी कोशिका में बाह्य आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है, जो कि हरे पौधों में मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके अलावा हरे पौधों में कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। तो पादप कोशिका में एक तो कोशिका भित्ति हो गई और दूसरा क्लोरोप्लास्ट, ये दो पाए जाते हैं, जबकि इन दोनों का अभाव जंतु कोशिका में होता है। जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में सेलुलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित होगी। अगला क्वेश्चन है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस या माइट्रो कहलाता है? तो ये माइटोकांड्रिया कहलाता है। माइटोकांड्रिया जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। श्वसन क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइटोकांड्रिया में संपन्न होता है। श्वसन संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती है तथा शेष क्रियाएं माइटोकांड्रिया में होता है। चूँकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकांड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस कहा जाता है। निम्न में से किसका कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की शक्ति का स्रोत क्या है? सेम क्वेश्चन है, माइटोकांड्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली जो है प्रोटीन से भी बनी होती है और लिपिड से भी बनी होती है। तो दोनों सही है, डी ऑप्शन। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य सजीव झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीवद्रव्य को घेर कर रखती है। रॉबर्टसन के द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली को बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा मध्य वाली परत का निर्माण लिपिड द्वारा होता है। वर्तमान में कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित सिंगर और निकोलसन द्वारा प्रस्तुत अवधारणा सर्वाधिक मान्य है। इसके अनुसार कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड की दो परतें होती हैं, इसके बीच बीच में कुछ प्रोटीन होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? तो बताना है इसमें लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, अंतःध्रुवीय जालिका और राइबोसोम, ग्लाजी का उपकरण माइटोकांड्रिया और लाइसोसोम और माइटोकांड्रिया। तो इसमें जो है आंसर है
अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। एक अंतःद्रवी जालिका की कला से राइबोसोम लगे रहते हैं तथा ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल होते हैं। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो लसिका कोशिकाएं कहाँ बनती हैं बताना है। तो ये तिल्ली में बनती हैं। लिम्फोसाइट कोशिका जो है तिल्ली में बनती हैं। डी ऑप्शन सही है। लसिका कोशिकाएं लिम्फोसाइट सेल एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जिनका निर्माण लसिका ग्रंथियों, तिल्ली, थाइमस ग्रंथि और अस्थिमज्जा द्वारा किया जाता है। तो ये जो है लसिका ग्रंथि में, तिल्ली में, थाइमस ग्रंथि में भी होती है और अस्थिमज्जा में भी पाया जाता है। बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट लसिका कोशिकाओं के दो प्रमुख प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, स्तंभ कोशिकाओं अनुसंधान के क्षेत्र में, इसको स्टेम सेल कहते हैं, स्टेम सेल अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। बीजपुटी अवस्था पे भ्रूण, पहला है बीजपुटी अवस्था पे भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। स्तंभ कोशिकाएं बीजपुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती हैं। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्र संजीवित हो सकते हैं। भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं को भी सृजन किया है जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। तो इसे बताना है कौन से सही कथन सही है। तो इसमें 3 और 4 कथन सही है, बाकी गलत है। स्तनधारियों में मोटे तौर पर 2 प्रकार के स्तंभ कोशिकाएं पाई जाती हैं। 2 प्रकार की स्टेम सेल होती हैं, एक भ्रूणीय स्तंभ कोशिका और एक वयस्क स्तंभ कोशिका। भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं बीजपुटी अवस्था से व्युत्पन्न होती हैं, जबकि वयस्क कोशिकाएं विभिन्न ऊतकों में पाई जाती हैं। वर्तमान में ऐसा कोई स्रोत नहीं है जिससे कि भ्रूण या बीजपुटियों को नष्ट किए बिना नई मानव भ्रूणीय स्तंभ कोशिका प्राप्त की जा सके। स्तंभ कोशिकाओं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्र सजीवित हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं को भी सृजन किया है जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। इस प्रकार विकल्प डी अभी उत्तर है। स्टेम कोशिका के साथ यही एक नैतिक दुविधा भी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि ये जो है इनको जब भ्रूण या बीजपुटियों को बिना नष्ट किए, ऐसी कोई अभी तकनीक नहीं आई है कि वो भ्रूण नष्ट ना हो और उनसे वो सेल्स को निकाल दिया जाए। तो इस वजह से इसका जो है नैतिक दुविधा बहुत है, इसमें भ्रूण हत्या हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? तो इसमें बताना कौन सा असत्य है। ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं, सही है। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती हैं। ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने में क्षमता रखती हैं। ये केवल भ्रूण पाया, तो केवल भ्रूण में नहीं, ये जो है 2 तरह की होती हैं, एक वयस्क में भी पाई जाती हैं, कई तरह की कोशिकाओं में पाई जाती हैं, जैसे जो है अस्थिमज्जा में भी पाई जाती हैं। तो भ्रूण उसमें से एक है, बाकी और भी जगह पाई जाती हैं, तो केवल गलत है, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। स्तंभ कोशिका स्टेम सेल एक विभाजनशील कोशिकाएं होती हैं। ये स्वतः विभाजन की प्रक्रिया करती हैं, विभाजित होकर विशिष्ट कोशिकाओं का निर्माण करती हैं तथा ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती हैं। स्तंभ कोशिकाएं शरीर के कई अंगों एवं ऊतकों में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिका और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? तो इसको जो है एपोप्टिस कहा जाता है, एपोप्टासिस कहा जाता है। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु में कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को एपोप्टोसिस कहते हैं। यह भ्रूणीय विकास तथा अंगों के प्रतिविकास के समय होता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। तो एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्या होगा? एक क्रेब्स चक्र है। श्वसन तंत्र में
अधिकतम एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं में उत्पन्न करने वाला एक पद क्रेब्स चक्र होता है। यह चक्र कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चक्र की खोज हैंस क्रेब्स ने 1937 में की थी। तो दोस्तों ये जो है सेल से संबंधित जो भी नोट्स थे, जो भी तथ्य थे इसमें घटना चक्र 2022 में, और उससे संबंधित जो भी अभी तक प्रश्न आए हैं वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और इसमें अगला जो टॉपिक होगा आनुवांशिकता होगा, और उससे संबंधित जो भी प्रश्न आए हैं हम लोग उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों ये आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करिए।